हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th के अबाउट द पोएट के इस इंग्लिश के वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने अबाउट द पोएट में हम लोगों ने W.H. ऑडेन के बारे में देखा था। मतलब कि हम लोगों ने जॉन डॉन के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, वॉल्ट विटमैन के बारे में देख लिया था, ये W.H. ऑडेन के बारे में देख लिया था, और अब बारी है देखने की अगले पोएम के पोएट के बारे में जिनका नाम है जॉन कीट्स। एक ऐसा नाम जो जिंदगी में लड़ करके आगे बढ़ा, आर्थिक स्थितियों का शिकार जो हुआ, एकदम हायर लेवल के स्कूल में नहीं पढ़ करके भी अपना नाम ऊंचा किया, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज 25 साल की लाइफ में इन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया में शायद 70-80 साल के लोग भी करने में कतराते हैं या नहीं कर पाते हैं। जॉन कीट्स उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, उन सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इनका जो पोयम है हमारे क्लास 12th में रेनबो पार्ट 2 में बिहार बोर्ड के लिए जो पढ़ना है वो है आपका ऑडे टू ऑटम, और इसमें बहुत ही सुंदर तरीकों से ऑटम के बारे में, ऑटम की सुंदरता को दर्शाया है। तो सर फिर देर किस बात की, चलिए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। जॉन कीट्स ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी कम उम्र में ही एक ऐसी शोहरत हासिल की, ऐसा नाम कमाया जो शायद आज 70 साल में भी लोग कमाने में मुश्किल हो पाती है। जॉन कीट्स लंदन की धरती के जन्मे ये कवि, ये हमेशा इनकी एक प्रॉब्लम रही थी, ये हमेशा आर्थिक स्थितियों से तंगी में सफर कर रहे थे। इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1795 को इंग्लैंड के लंदन में मुनफील्ड नामक जगह पे हुई थी। इंग्लैंड के लंदन में मुनफील्ड नामक जगह पे 31 अक्टूबर 1795 को एक ऐसे लाल का जन्म हुआ, इंग्लैंड का एक ऐसे लाल का जन्म हुआ जो ना सिर्फ वो ये मुनफील्ड की बल्कि पूरे के पूरे इंग्लैंड का नाम रोशन किया। इनका जन्म हुआ था आपका 1795 में 31 अक्टूबर को। ये एक रोमांटिक पोएट्स के रूप में जाने गए। ये एक रोमांटिक पोएट थे, और इंग्लिश, वो भी रोमांटिक पोएट इंग्लिश के, क्योंकि लैंग्वेज जो अगर बात करें वहाँ पे तो लैंग्वेज कॉमन क्या है वहाँ पे, इंग्लिश है। सो यहाँ पे ये इंग्लिश पोएट के रूप में, इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में उभरे। मतलब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर, रोमांटिक कहने का मतलब ही एक चीज़ निकल जाता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट, इनका जो लिखने का सब्जेक्ट होगा क्या होगा, लव होगा। इनकी अगर बात करें तो इनके पिता का नाम था थॉमस कीट्स। इनके पिता का नाम था थॉमस कीट्स, जो शुरू में क्या हॉस्टलर रहा करते थे, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे जॉन कीट्स साहब। इनके माता का नाम था फ्रांसिस जेनिंग्स। ये इनके माता पिता के 4 संतानों में ये सबसे बड़े थे। जितने भी 4 संतान जीवित थे उनमें से सबसे बड़े थे आपके थॉमस कीट्स। इनके एक भाई का नाम था जॉर्ज कीट। ये अपने माता पिता के 4 जीवित संतानों में सबसे बड़े थे। कौन? तो ये जॉन कीट अब सबसे बड़े थे, और इनके एक भाई का नाम था थॉमस कीट्स। He was the eldest of 4 surviving children। सर्वाइविंग चिल्ड्रन का मतलब ये होता है कि जीवित बच्चों में से, ये क्या थे, सबसे बड़े थे। देखिए, ये इनके स्कूलिंग जो हुई है बहुत बड़े बड़े स्कूलों में नहीं हुई है, क्योंकि पैसे की कमी थी, तो वहाँ पे बड़े बड़े स्कूलों में नहीं इनके पेरेंट्स भेज पाए। लेकिन फिर भी जिन स्कूलों में इन्होंने पढ़ा वहाँ पे अपनी एक इतिहास रच दिया। His parents were unable to afford Eton or Harrow।
मतलब इतने महान महान स्कूल के नाम शायद वहाँ पे हैं, ईटन और आपका हैरो, ऐसे ऐसे जगहों पे वो उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास तंगी थी, आर्थिक स्थिति थी। सो उनके पेरेंट ने क्या किया, 1803 में, ये डेट याद रखिएगा जब वो स्कूलिंग के लिए एडमिट हुए, 1803 में जॉन क्लार्क स्कूल में, जो कि इनफील्ड में है, सर गाड़ी का नाम नहीं ले रहा हूँ, रॉयल एनफील्ड नहीं ले रहा हूँ, ये जॉन क्लार्क स्कूल में जो इनफील्ड में है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एडमिट लिया, मतलब इनको इनके पेरेंट्स ने यहाँ पे भेज दिया। और ये जो स्कूल है इनके ग्रैंड पेरेंट का जो घर था ना सर, इनके ग्रैंड पेरेंट का जो घर था उनके घर के नजदीक था। 13 साल की उम्र में इनको एहसास हुआ पूरी तरीके से कि नहीं यार, पढ़ना चाहिए पूरी तरीके से, सारा का सारा चीज़ एफोर्ट लगाओ इस पे। और उस समय वो पूरी तरीके से अपना पूरा का पूरा एनर्जी पढ़ाई पे लगा दिए, पढ़ाई पे पूरी तरीके से लगा दिए। और यही नहीं, पढ़ाई पे लगाने के साथ साथ 1809 में वो अपना एकेडमिक पुरस्कार, पहला एकेडमिक पुरस्कार उन्होंने हासिल किया। 13 साल की उम्र में आप जोड़ सकते हैं, 95 में 13 कितना हो जाएगा। और उसके बाद 1809 में उन्होंने क्या किया, पहला एकेडमिक पुरस्कार मिड समर में, मध्य गर्मी के समय में 1809 में उन्होंने पहला एकेडमिक पुरस्कार अपने नाम हासिल किया। एकेडमिक पुरस्कार का करने का मतलब ही होता है कि वो जो स्कूलों में स्कूलिंग करते समय जो प्राइज इनको मिला। एक चीज यहाँ पे, एक पॉइंट आएगा यहाँ पे, अप्रैल 1804, ये दिन याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन आ सकता है। अप्रैल 1804 क्या हुआ, वो उस समय 8 साल के थे। अप्रैल 1804 वो समय था जब वो 8 साल के थे। और इसी समय उनके पिता यानी कि थॉमस किट्स, जी हाँ थॉमस किट्स की देहांत हुई थी। और वो देहांत कैसे हुई थी, तो उनको स्कल फ्रैक्चर हो गया था, खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया था। और ये फ्रैक्चर कैसे हुआ था, तो फ्रैक्चर हुआ था हुआ क्या कि ये जब जॉन किट और जॉर्ज किट दोनों के स्कूल से जब वापस आ रहे थे, मिल करके वापस आ रहे थे, तो वापस आने में, रिटर्न होने की स्थिति में ये घोड़े से, जिस घोड़े से गए थे उस घोड़े से गिर गए और वहीं पे उनका स्कल फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि इन अप्रैल 1804 when John Kitt was 8 years, जब जॉन क्या थे, 8 साल के थे, his father died, कैसे, स्कल फ्रैक्चर से। रीजन क्या था उनके मृत्यु का, स्कल फ्रैक्चर। इनके पिता की मृत्यु की बात करते हैं, तो पिता की मृत्यु को हम लोगों ने देखा कि अप्रैल 1804 में इनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, जब इनकी उम्र 8 साल की थी। उसके बाद की बात करते हैं तो उनकी माँ जो थी फ्रांसिस जेनिंग्स क्या करती है, दूसरी शादी कर लेती है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद दूसरी शादी कर लेती है, लेकिन नए हस्बैंड जिनके साथ शादी होती है उनके साथ वो रह नहीं पाती है ज़्यादा दिन, और वो वापस क्या हो जाती है, अपने बच्चों के पास आ जाती है और बच्चों को लेकर उनके दादी के घर चली जाती है रहने के लिए। दादी जिनका नाम था एलिस जेनिंग्स के घर चली जाती है, और वो जो जहाँ पे रहती थी दादी वो एडमोंटन में था, उनका गांव था एडमोंटन, और वहीं पे वहाँ पे रहा करते थे। फ्रांसिस रीमैरिड 2 months later, फ्रांसिस क्या कर लेती है, 2 महीने बाद क्या कर ली, शादी कर लेती है, लेकिन लेफ्ट हर न्यू हस्बैंड, नया हस्बैंड को क्या कर देती है, छोड़ देती है, शीघ्र ही छोड़ देती है। एंड द 4 children went to live, और 4 बच्चे कहाँ चल जाते हैं लिव करने के, रहने के लिए, टू देयर ग्रैंडमदर, जिसका नाम था एलिस जेनिंग्स। ये इनकी दादी का नाम है, ये इनके दादी का नाम है। एडमोंटन में रहती थी, एडमोंटन गांव का नाम था एडमोंटन, जहाँ पे ये रहती थी। मतलब पिता की मृत्यु के बाद इन लोगों की वहाँ से ये चीज़ करके चेंज करके कहाँ चले गए, दादी के गांव एडमोंटन में।
1810 ये भी दिन एक खास है। मार्च 1810, अप्रैल 1804 में इनके पिता की मृत्यु हुई थी और मार्च 1810 में इनकी मां की मृत्यु हुई थी और वजह थी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस से, जिसको हम लोग टीबी बोलते हैं, इसकी वजह से इनकी मां की देहांत हो गई। और जब मां का देहांत हो गया तो उनके बाद क्या कर दिया, उन्होंने मरने के समय अपने बच्चों को उनके ग्रैंड मदर को कस्टडी दे दी। मतलब उनकी जिम्मेवारी किसको सौंप गई, ग्रैंड मदर को, और वो मर गई। जॉन किट्स का जो पहला पोएम, इन्होंने जो पहली पोएम अपनी लाइफ में जो लिखा था वो था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। एंड पहला पोएम था एन इमिटेशन इन स्पेंसर। स्पेंसर में इमिटेशन, ये चीज लिखा हुआ था। सबसे इनका पब्लिश हुआ था 1814 में। 1814 में जब इनकी उम्र 19 साल की थी, मात्र 19 साल की उम्र में ही इन्होंने क्या पहला पोएम लिख दिया था, एन इमिटेशन इन स्पेंसर, पहला पोएम। लेकिन पहला ये वॉल्यूम, पोएट्री का जो पहला वॉल्यूम था इनका 1817 में लिखा गया था, इन्होंने लिखा था। His first volume of poetry entitled Poem was published in 1817। ये पोएट्री का वॉल्यूम कहने का मतलब बुक जिसमें पोएम्स ही थे सिर्फ, तो वो उनका नाम, उस बुक का नाम क्या है, पोएम। और इसका पब्लिकेशन हुआ था 1817 में, पब्लिश हुआ था 1817 में। ये पहला वॉल्यूम, पोएट्री का पहला वॉल्यूम अगर पूछेगा आपसे तो आप उस बुक का नाम बताइएगा, पोएम, 1817 में। लेकिन अगर पहले पोएम की बात करेगा तो पहले पोएम की नाम है ये 1814 में। उनका जो ये एम्बिशन था, जो ये चीज पोएट बनने का जो एम्बिशन था, सबसे पहली बार आया जब वो पहली बार स्पेंसर के फ्रेडरी क्वीन से मिले। His ambition to become a poet was fired by first acquaintance, मुलाकात होती है इसका मतलब, acquaintance with Spencer's फ्रेरी क्वीन। जब उनकी मुलाकात पहली बार स्पेंसर के फेरी क्वीन से के साथ हुई तो उनके अंदर एक अलग ही जिज्ञासा, एक अभिलाषा, एक एम्बिशन बन के उठ गया कि मैं पोएट ही बनूंगा। पोएट ही के साथ साथ नहीं, यहाँ पे ये चीज मेडिकल स्टूडेंट भी रह चुके हैं। गाई हॉस्पिटल 1815 के अक्टूबर में गाइज हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे, जो आज किंग्स कॉलेज लंदन के नाम से जाना जाता है। गाइज हॉस्पिटल जो आज किंग्स कॉलेज लंदन के नाम से जाना जाता है, इसमें 1815 के अक्टूबर में एज ए मेडिकल स्टूडेंट रजिस्टर हुए थे। और रजिस्टर होने के बाद जब स्टडी शुरू करने के कुछ ही समय के बाद इनको वहाँ पे एज अ ड्रेसर अपॉइंट कर लिया गया, ड्रेसर के रूप में इनको असिस्ट कर लिया गया, रख लिया गया। मतलब इनका प्रमोशन जो हुआ बहुत तेजी से हुआ। ड्रेसर का काम क्या होता है, तो जो वहाँ पे सर्जन होते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, उनके साथ ही असिस्ट करते थे, मदद करते थे। और मदद करते इनका जो वर्क था वो बहुत हेवी वर्क था, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और इसकी वजह से इनको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अपने टाइम को देना पड़ता था। अब जब ज़्यादा टाइम देना पड़ता था तो उस समय क्या होता था, मतलब याद कीजिए 1814 में ये चीज़ इनका पहला पोएम था, और उसकी एक साल बाद वो चीज़ मेडिकल स्टूडेंट वो चीज़ बने हुए थे। वहाँ पे उनका प्रमोशन बड़ा जल्दी हुआ, और वहाँ पे एक ऐसा लगने लगा फैमिली को कि ये जो चीज़ है, जो मेडिकल वाला लाइन है, अब इसको ये परसू करेगा लाइफ टाइम। और इससे उनको लगने लगा कि अब हम लोग का फाइनेंशियल कंडीशन को सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक सुरक्षा मिल जाएगी, हमेशा पेमेंट आने लगेगा इसका, तो चलो ये इनसिक्योर तो नहीं होंगे। और मैंने शुरू में ही बोला कि ये वो बंदे थे जो हमेशा आर्थिक स्थिति से तंगी आते हुए थे। बहुत बार ये डिप्रेशन में चले गए थे। और डिप्रेशन सर ऐसा चीज़ है जिसके बाद हो सकता है कि इंसान वापस आए भी और नहीं भी आए। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा पैसे की वजह से बहुत ज़्यादा तंगी आई थी। इनके जीवन में जो डिफ़िकल्टीज थी वो सिर्फ पैसा ही थी, फाइनेंशियल कंडीशन इनका बहुत वीक था।
और यहाँ पे एक सिचुएशन, इनके भाई जॉर्ज साहब लिखते थे कि इनका एक बार क्या हुआ, जॉन साहब डर गए थे, जॉन किट्स साहब डर गए थे कि कहीं मैं ऐसा ना हो जाए कि मैं पोएट ना बन पाऊँ। और अगर ऐसा होता, अगर इसके साथ, जॉन किट के साथ अगर ऐसा होता तो ये खुद को बर्बाद कर लेता, क्योंकि पैसा वहां पे चाहिए। क्योंकि अगर वो मेडिकल को अगर वो छोड़ देते तो पोएट नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि पोएट बनने के लिए, पब्लिश करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे घर में थे नहीं, तो कहाँ से पब्लिश कराएंगे बुक अपना। सो वो उस चीज़ को जारी रखे, और ऐसा देखने से लगने भी लगा कि वो मेडिकल प्रोफेशन के एक जेन्युइन डॉक्टर बनना चाहते हैं। कुछ इस दिन के बाद क्या हुआ, उनका एपिथोक्रेसी का वो चीज़ लाइसेंस मिल गया। एपिथोक्रेसी मतलब होता है कि वहाँ पे दवा बेचने का लाइसेंस उनको मिल गया। मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े रहे तो वो चीज़ उनको लाइसेंस मिल गया, तो उनको लगा कि चलो, एक इनके मन में फिर वो चीज़ एलिजिबल हो गए कि चलो अब बेच सकते हैं इस चीज़ को, अब हम लोग इस चीज़ को कायम रख सकते हैं। तो वो उस चीज़ को भी किए, सर्जन के रूप में भी काम किए और फिजिशियन के रूप में भी काम किया। और यही नहीं, मेडिकल में बहुत ज़्यादा योगदान इन्होंने दिया। वहाँ पे ये कुछ अपने ये मेडिकल फ्रेंड्स के साथ बैठ करके लोगों का इलाज भी करते थे। और लास्ट में इन्होंने जब ऐसा लगने लगा, ये डॉक्टर के रूप में दिखने भी लगे कि हाँ आप डॉक्टर बनने वाले हैं, लेकिन लास्ट साल के लास्ट होते होते इन्होंने अनाउंस कर दिया फैमिली को कि मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ, मैं पोएट बनना चाहता हूँ। मतलब ये डॉक्टर क्यों इसलिए रखे थे, ताकि उनका फाइनेंशियल जो चीज़ था वो चीज़ बना रहे, और इसके लिए उन्होंने डॉक्टर वाला चीज़ को नहीं छोड़ा था। सो लास्ट में, लेकिन जब फैमिली को लगा कि नहीं यही चीज़ को परस्यू करेगा ये आगे लाइफ लॉन्ग तक, तो वहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि नहीं, मैं पोएट बनना चाहता हूँ, डॉक्टर नहीं। हिज पोएम एंडेमियन, इनका एक पोएम था एंडेमियन, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था। इसको सबसे बहुत ज़्यादा सराहना किया था विलियम वर्ड्सवर्थ साहब ने। मतलब एक पोएट थे वर्ड्सवर्थ साहब, उन्होंने इस पोएम की बहुत सराहना किया था, जिसको कि पब्लिश किया हुआ था 1818 में। एंडेमियन, इसका सराहना किया था, अप्रिशिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, अप्रिशिएट किया था इसको। इनकी जो ओड्स थी, ओड्स कहने का, ओड्स किसको बोलते हैं, बार बार ये ऑड टू ऑटम आया है इस चैप्टर का नाम। ऑड में होता है कि किसी पार्टिकुलर स्पेसिस पे, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में बात किया जाए, या फिर पार्टिकुलर इंसान के बारे में जो चीज़ कविता लिखी जाए उसको बोलते हैं ऑड। या फिर पार्टिकुलर ओकेजन, किसी फेस्टिवल पे किसी चीज़ पे लिखा है तो उसको बोलते हैं ओड्स। तो इनके 6 ओड्स थे जो इनको एक बेस्ट, ये मशहूर रोमांटिक पोएट बना दिया, इंग्लिश रोमांटिक पोएट बना दिया। उसमें से कौन कौन से थे, ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रीशियन अर्न, एन ऑर्डर टू साइके, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलंचोली, ऑर्डर टू ऑटम। ये सारे के सारे जो थे, ये जो पोएम इनके थे, इनको क्या कर दिए, एक ग्रेट रोमांटिक पोएट बना दिए इंग्लिश लिटरेचर के। मतलब ये इनको ऊपर उठाने में बहुत बड़ा मदद किए ये सारे के सारे पोएम्स इनके। अभी हम लोगों ने इनके देखा कि इनके ये सारे के सारे 6 पोएम्स थे जो इनको क्या कर दिए, एक बहुत महान रोमांटिक पोएट बना दिए इंग्लिश लिटरेचर के। उसी के उस जैसे ही वो चीज़ इनका थोड़ा सा, ये चीज़ इनका नाम ऊपर आया तो इन्होंने 2 पोएम और लिख दिए, और वो था लामिया और हाइपेरियन। लामिया और हाइपेरियन। इनकी मृत्यु ठीक माँ की जिस तरीके से मृत्यु हुई थी ट्यूबरकुलोसिस से, उसी तरीके से हुई थी। 23 फरवरी दिन था, 23 फरवरी 1821 को ट्यूबरकुलोसिस से इनकी मृत्यु 25 वर्ष की अवस्था में हो गई। 25 वर्ष की अवस्था में हो गई। इनके जो पोएम्स थे, यहाँ पे लिख रहा है कि विद इन हिज शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, अपने लाइफ के कम, मतलब 5-25 साल बहुत कम होता है ना दोस्त मेरे, बहुत
25 साल क्या मतलब लाइफ क्या है अभी पूरी, इंसान कोई 100 साल जीता है, उसके कंपैरिजन में 25 साल क्या है, 1/4 है। तो ये बहुत कम लाइफ स्पैन में इन्होंने वो हासिल कर लिया, वो नाम हासिल किया, वो सम्मान हासिल किया, वो महानता हासिल किया जो लोग 70 सालों में 80 सालों में नहीं कर पाते हैं। और ये उनके लगन और मेहनत की बदौलत था। Within his short span of life, he was able to achieve greatness. महानता को वो क्या करने अचीव करने में वो सफल रहे। Although हालांकि उनका जो पोएम्स था, इससे पहले भी कुछ पोएट्स के बारे में देखा था कि वो जब तक जीवित थे उतना क्रेडिट नहीं मिला, उतना उनके पोएम्स को वो चीज़ नहीं, पोएम्स को नहीं मिला था, लेकिन मरने के बाद बहुत ज़्यादा मिला था। ठीक इनके साथ भी वही हुआ। Although his poems were not generally received by critics. इनका जो हालांकि ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, उनके ज़िंदगी के समय जब वो जिंदा थे उस समय इनके जो पोएम्स थे वो सुर्खियाँ नहीं बटोर पाई, उस समय सुर्खियाँ नहीं बटोर पाई, चर्चाएँ नहीं बटोर पाई। लेकिन हिज रेपुटेशन ग्रीव आफ्टर हिज डेथ। जो इनका रेपुटेशन था उस चीज़ का, वो रेपुटेशन वो उनके मरने के बाद वो चीज़ हो पाई। और 19वीं शताब्दी के आते अंत तक ये सब पोएट्स के ऊपर चले गए, सब पोएट्स के ऊपर चले गए, कहने मतलब सबसे ऊपर इनका नाम जाने लगा। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, ही हैड बिकम वन ऑफ द मोस्ट बिलव्ड ऑफ इंग्लिश पोएट्स। सारे पोएट में से सबसे ज़्यादा जो पोएट को प्यार करने वाले लोग होते हैं उनमें से एक ये थे, जॉन कीट्स। His poems and letters have depth beneath their beauty. इनके पोएम्स और लेटर्स जो भी लिखा करते थे उनमें गहराई होती थी, उन सुंदरता, उस चीज़ की सुंदरता को दिखाने की कोशिश करते थे, बहुत ज़्यादा गहराई होती थी लिखते थे जब थे। And reflects their awareness, his awareness of the pains and sufferings of life. और लाइफ में जो पेन होता है, जो सफरिंग होता है, उस चीज़ के प्रति जागरूक क्या करते थे, लोगों को किस तरीके से जागरूक किया करते थे, बहुत अंदर की तरफ जाकर के गहराई से उस चीज़ को जागरूक किया करते थे लोगों को। मतलब कहने का मतलब जो इनका पोएम्स था और ये लेटर्स का स्पेसिफिकेशन ये था कि बहुत ज़्यादा उसमें ब्यूटी को, ये सुंदरता को गहराई तक वो चीज़ लेके जाते थे, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते थे। और लाइफ में जो भी सफरिंग्स और पेन होते हैं, कष्ट, पीड़ा, मुसीबत जो होते हैं, उस चीज़ को दिखाने की कोशिश किया करते थे। कौन? जॉन कीट्स साहब। इनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। इनके लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसका मतलब कह रहा है कि इनके लिए इनका मानना था कि अगर कोई चीज़, अगर कोई ऑब्जेक्ट सुंदर है, जिसको आप सुंदर मानते हो, तो चाहे वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, अगर कोई चीज़ सुंदर है, ब्यूटीफुल है, तो वो फर्क नहीं पड़ता कि वो आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, वो अपना है किसी और का है, वो हमेशा, वो ज़्यादा समय तक एक इंसान को खुशी कर सकता है, एक इंसान को खुश कर सकता है। ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी सुंदरता बाद में धूमिल हो जाती है या फिर कुछ और हो जाती है, लेकिन वो हमें लंबे समय तक क्या कर सकता है। अगर उसको आप सही ये खूबसूरत मानते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को खूबसूरत मानते हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, तो वो एक इंसान को, एक व्यक्ति को ज़्यादा समय तक खुश कर सकता है अपनी सुंदरता से, चाहे वो सुंदरता उसकी धूमिल की ही क्यों ना हो। और एक और लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। दो लाइन इनके लिए ये चीज़ मानना था, और एक चीज़ और मानते थे कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। कह रहा है कि सुंदरता किसी चीज़ के उसका परमानेंस में है। परमानेंस कहने का मतलब स्थायी में है। अगर वो चीज़ बहुत दिन तक है तो उसमें उसकी सुंदरता है। कहने का मतलब कि वो चीज़, उस चीज़ में सुंदरता नहीं है जो थोड़े दिन के लिए रुके। सुंदरता सबसे ज़्यादा चीज़ किसमें है कि वो उसका परमानेंस क्या है, कितना दिन तक वो रह पाता है, उसमें उसकी सुंदरता है। और ये चीज़ दुनिया के पास सबसे एक ही सुंदरता है, आज तक एक ही सुंदरता है, और वो है सच्चाई। सच्चाई को कभी धूमिल नहीं किया जा सकता है। यही सबसे बड़ा ब्यूटीफुल थिंग्स है।
ये जो पोएम है आपके पास ऑडे टू ऑटम, इसमें उन्होंने ऑटम में ऑटम की यादें, ऑटम का किस तरीके से पतझड़ में, इन द पोएम ऑडे टू ऑटम किट्स डिस्क्राइब्स द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। किट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी, देखिए यहाँ पे फिर वीडियो है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स अ स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स शोइंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर। इस पोएम में उन्होंने क्या किया, ऑटम की ब्यूटी को डिस्क्राइब किया। ऑटम का ब्यूटी, पतझड़ में जो पतझड़ की जो सुंदरता होती है और उसकी जो खास बात होती है पतझड़ की, उन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, कुछ यादगार पलों को दिखाते हुए, कुछ यादगार पिक्चर्स को, कुछ यादगार तस्वीरों को याद दिलाते हुए यहाँ पे उसकी सुंदरता को दिखाने की कोशिश की है। और प्रकृति में जो सुंदरता का जो सिद्धांत होता है उस चीज़ को यहाँ पे बताने की कोशिश किया है पोएट ने। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा। हाँ, इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस वो चीज़ कर दी है इससे रिलेटेड, पोएट से रिलेटेड, वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि 12th क्लास में पोएट से रिलेटेड 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। और यार मेरे इसमें टाइम भी नहीं लगता देखने में, आसानी से 2 मिनट में, ये आधे घंटे में 3 मिनट मिल, ये 3 मार्क्स मिल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेते हैं। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ।